नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात। मैं हूं नगमा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो अब कानून बनने की कगार पे, जिस पे चर्चा हो रही है, यानी कि वुमेन्स रिजर्वेशन बिल, इस पर आम सहमति बनेगी या नहीं, जो आपत्तियां हैं वो क्या हैं, इन सब पर चर्चा जारी है। तो महिला आरक्षण बिल पर लोकसभा में जो चर्चा हो रही है, उसकी शुरुआत सरकार की तरफ से मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने की। विपक्ष की तरफ से सोनिया गांधी ने महिला आरक्षण बिल का समर्थन करते हुए इसे कांग्रेस के प्रयासों का नतीजा बताया। तो बिल को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पहल से भी जोड़ा। खास बात यह है कि कांग्रेस ने अपने रुख में कुछ बदलाव करते हुए इस बार ओबीसी आरक्षण की मांग उठाई है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने यूपीए सरकार के समय रखे गए बिल को कमजोर बताया। साथ ही अल्पसंख्यकों को आरक्षण देने की कुछ दलों की मांग पर कहा कि संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण वर्जित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग है कि यह बिल फौरन अमल में लाया जाए, लेकिन इसके साथ ही कास्ट सेंसस कराकर शेड्यूल ट्राइब, ओबीसीज की महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था की भी जाए। सरकार को इसे साकार करने के लिए भी जो कदम उठाने की जरूरत है वह उठाने ही चाहिए। आरोप लगाया गया कि आप ओबीसी और मुस्लिम रिजर्वेशन क्यों नहीं देते। मुझसे ज्यादा अनुभवी लोग जो वर्तमान में बिना माइक के और पीठ की परमिशन के दांत चबा चबा कर बोल रहे हैं, उनको शायद इस बात का आभास नहीं कि संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण वर्जित है। वो ये भूल गए कि सत्ता उनके पास थी, चमन उन्होंने लूटा, वरना आज स्मृति ईरानी ये सवाल उठा रही हैं कि अगर पहले समय था, पहले दूसरी पार्टियां सत्ता में थीं, तो उस समय बिल क्यों नहीं लाया। चमन उन्होंने लूटा, ये उन्होंने कहा है। नहीं तो अभी तक बहुत कुछ हो चुका होता महिला आरक्षण के मामले में। महिला आरक्षण बिल का समर्थन करते हुए कांग्रेस ने ओबीसी महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण देने की मांग की है। ये कांग्रेस के रुख में एक बदलाव है, लेकिन बदलाव क्यों हुआ है, इसे विस्तार से समझा रहे हैं हमारे सहयोगी मनोरंजन भारती। नमस्कार, पॉलिटिकल बाबा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। आज चर्चा करेंगे कांग्रेस ने किस ढंग से महिला आरक्षण बिल पर अपना रुख बदल लिया है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने महिला आरक्षण पर संसद में, लोकसभा में बोलते हुए इस बिल का तो समर्थन किया, लेकिन साथ में यह भी कहा कि ओबीसी महिलाओं को भी आरक्षण मिलनी चाहिए। उन्होंने जाति जनगणना की भी बात की है। यह कांग्रेस की बदली हुई रणनीति का हिस्सा है। और आपको बता दूं कि कांग्रेस ने का जब रायपुर में अधिवेशन हुआ था, तो उस वक्त पहली बार कांग्रेस की तरफ से कास्ट बेस्ड सेंसस यानी जातिगत जनगणना की बात कही गई थी। उसके पहले पार्टी जो है इस मामले पर चुप थी। साथ ही अभी जो हैदराबाद में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की 2 दिनों की बैठक हुई, उसके बाद कांग्रेस पार्टी एक कदम और आगे बढ़ती है और कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि जो आरक्षण की 50% की जो सीमा है उसको बढ़ाया जाए। ये कई पार्टियों की डिमांड है, खासकर द्रविडियन पार्टी की मांग है। तमिलनाडु में तो 50% से ज्यादा का आरक्षण जो है राज्य में लागू भी है, नौकरियों और बाकी चीजों में। अब कांग्रेस ने ये रुख क्यों बदला है? क्योंकि अभी तक महिला आरक्षण बिल को लेकर के आरजेडी, जेडीयू, समाजवादी पार्टी ये सब जो है मांग करती रही हैं कि इसमें ओबीसी महिलाओं को आरक्षण मिले, साथ ही माइनॉरिटी महिलाओं को भी आरक्षण दिया जाए। इसी मुद्दे को लेकर के कभी भी महिला आरक्षण बिल पर आम राय नहीं बनी।
जब से इस बिल की पहल की गई, वो राजीव गांधी के समय से यदि आप शुरू करें, जो पंचायत में आरक्षण की बात थी, 7 वोट से वो बिल जो गिर गया था, बाद में नरसिम्हा राव ने उसको पास कराया था। उसके बाद जब देवगौड़ा सरकार में ये बिल जब लाया गया तो बहुत हंगामा हुआ था। शरद यादव उस वक्त जनता पार्टी में थे, उन्होंने एक वक्तव्य दिया था जो सबको याद है। बिल की कॉपियां फाड़ी गई और इस पर कभी आम राय नहीं बन पाई। जब आम राय बनी तो जब मनमोहन सिंह की सरकार के समय ये बिल राज्यसभा में पारित किया गया यूपीए सरकार के द्वारा, तो इसमें से ओबीसी आरक्षण को हटा दिया गया था। यानी पिछली बिल में भी ओबीसी के लिए अलग से प्रावधान नहीं था। अब जब नया बिल आया है जो बीजेपी लेके आई है, इसमें एससी एसटी महिलाओं को आरक्षण है, लेकिन वो आरक्षण जो एससी एसटी का जो आरक्षण है, कोटा है, उसी में से 1/3 सीट जो है निकाल के महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा, लेकिन इसमें ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षण नहीं है। अब सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस ने अपना रुख क्यों बदला है, क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि अब जो है ओबीसी बहुसंख्यकों की राजनीति करनी चाहिए। कांग्रेस लगातार 2 बार लोकसभा का चुनाव हार चुकी है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं को आगे करने का नतीजा प्रियंका गांधी देख चुकी हैं। इसलिए अब रणनीति के तहत कांग्रेस जो है जातिगत जनगणना और साथ ही आरक्षण की सीमा बढ़ाने, 50% को बढ़ाने, जिससे कि उसमें ओबीसी बड़ी संख्या में आ सके, और अब महिला आरक्षण में भी ओबीसी के लिए, महिलाओं के लिए आरक्षण देने की बात कर रही है, क्योंकि उसको मालूम है कि ओबीसी वोट बैंक जो है हिंदी पट्टी में, खासकर बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बंगाल में एक बड़ा वोट बैंक है, और जिसको कि कांग्रेस अब अपने पाले में करना चाहती है। एक चीज और आप कह सकते हैं कि जब से इंडिया गठबंधन बना है तब से कांग्रेस की सोच भी बदली है, क्योंकि इंडिया गठबंधन में वो सारे दल हैं जो कि पिछड़ों की राजनीति करते हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश जो है इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पर जातिगत पार्टियां हैं, जाति आधार पे पार्टियां हैं जो पिछड़ों की राजनीति करती है, क्योंकि मंडल कमीशन के बाद से देश की राजनीति काफी बदली है। अब महिला आरक्षण के बारे में यही कहा जा रहा है कि ये बिल भी, ये कानून जब बन जाएगा तो ये भी देश की राजनीति को बदलेगा। इसलिए इसमें ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर के पार्टियां काफी सहज हो गई हैं, उठाने लगी हैं, और यही वजह है कि कांग्रेस भी चाहती है कि वो भी इस दौर में पीछे ना रहे। मनोरंजन भारती को इजाजत दीजिए, नमस्कार। तो जहां तक महिला सांसदों की संख्या है, निचले सदन में तो भारत की स्थिति अपने पड़ोसियों से खराब है। नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान तक में निचले सदन में भारत से ज्यादा महिला सांसद हैं, और वो 5 देश जहां महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा आरक्षण है उनमें शामिल है न्यूजीलैंड और मेक्सिको। विमेन वोटर का इतिहास बता रहे हैं सुमित अवस्थी। नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी। महिला आरक्षण बिल को लेकर इस वक्त देश में सबसे अधिक सुर्खियां हैं, लेकिन आज बिल को लेकर जो संसद में चर्चा चल रही है वो तो अमूमन माना जा रहा है कि पास ही हो जाएगा, क्योंकि ज्यादातर राजनीतिक पार्टियां उसका सपोर्ट कर रही हैं। इक्का दुक्का छोटी मोटी पार्टियों ने विरोध की बात की है। लेकिन आज जब मैं आपके सामने यहां हाजिर हुआ हूं एनडीटीवी इंडिया पर, तो कुछ दिलचस्प आंकड़े आपको दिखाने वाले हैं। आजादी के 75वें साल में हैं हम, और इस साल में, इस अमृत काल में जिसको सरकार कहती है, अब हमने महिलाओं को रिजर्वेशन देने की बात शुरू की है या देने जा रहे हैं। हालांकि रिजर्वेशन लागू होने में कुछ वक्त लग सकता है, क्योंकि अभी डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज होनी है, उसके पहले सेंसस की एक्सरसाइज होनी है, तो माना जा रहा है कि 5-7 साल इसमें और निकल सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी दुनिया भर में क्या स्थिति है आरक्षण को लेकर, बहुत दिलचस्प आंकड़े हैं, ध्यान से सुनिएगा। मैंने कुछ देशों के बारे में पढ़ा और जो चीज निकलकर सामने आई वो ये है, जो छोटे देश हैं, जो कि आप साउथ ग्लोबल साउथ के देश कहते हैं या विकसित देश, विकासशील देश कहते हैं, उसमें महिलाओं को ज्यादा आरक्षण मिला हुआ है, महिलाओं की ज्यादा की नुमाइंदगी है उनकी लोकसभा में, उनकी पार्लियामेंट में। जैसे रवांडा में 61% महिलाएं हैं, क्यूबा में 53% महिला सांसद हैं, निकारागुआ में 52% महिला सांसद हैं, मैक्सिको में और न्यूजीलैंड में 50-50% महिला सांसद हैं। ये छोटे देशों की बात हो रही है। और अगर मैं बड़े मुल्कों की बात करूं, जिनको हम डेवलप्ड कहते हैं, वहां पर महिलाओं की क्या नुमाइंदगी है उनके लोअर हाउस में, उनकी पार्लियामेंट में, ये भी सुनिएगा। हमसे कहीं आगे हैं ये लोग। फ्रांस में 37% महिलाएं हैं, यूके की संसद में 35% महिलाएं हैं, जर्मनी में भी 35% हैं, इटली में 32% हैं, यूएस में 29% और चाइना में 25%।
चीन में 25%। आप समझ रहे हैं ना, यानी ये तमाम मुल्क जिनके साथ हम कॉम्पीट करते हैं, अपने आप को डेवलपिंग से डेवलप कंट्री में ले आना चाहते हैं, उनके भी मुकाबले भी हम पीछे चल रहे हैं। ये तो ही बात बाकी मुल्कों की। अब आपकी नजर जरूर जाएगी कि हमारे अड़ोसी पड़ोसी जो देश हैं वहां पर क्या स्थिति है। वो भी आप आंकड़े सुनेंगे तो आप भौचक्के रह जाएंगे। अगर मैं सार्क कंट्रीज की बात करूं, अपने पड़ोसियों की बात करूं, तो यहां पर भी भारत काफी नीचे आता है। नेपाल में 33% महिलाएं सांसद हैं, बांग्लादेश में 21% महिलाएं सांसद हैं, पाकिस्तान में 20% सांसद महिलाएं सांसद हैं, और हिंदुस्तान में ये जो 17वीं लोकसभा है इसमें रफली 14 से 15% के बीच का फिगर आता है जहां पर महिला सांसद हैं। और श्रीलंका एकमात्र ऐसा देश है जो हमसे पीछे है पड़ोसी देश में, वहां पे 5% महिलाएं हैं। यानी पड़ोसी के आसपास के मुल्कों में भी महिलाओं की जो रिजर्वेशन की बात है या ज्यादा नुमाइंदगी की बात है वो पड़ोसी मुल्कों में ज्यादा है, डेवलप्ड कंट्री में हमसे कहीं ज्यादा है। और इसीलिए अब ये बहस चल रही है कि हमको 33% का रिजर्वेशन महिलाओं को लोकसभा में, विधानसभा में देना चाहिए, और जो कि होने जा रहा है। अब कुछ एक और आंकड़े दिखाते हैं आपको अपनी संसद से जुड़े हुए, कैसे कैसे बीते 20 साल की अगर बात करूं, ज्यादा इतिहास में नहीं जाऊंगा, पिछले 20 साल में कैसे कैसे महिलाओं की नुमाइंदगी बढ़ती गई है। वोट डालने को लेकर बात हो या चुनाव लड़ने की बात हो या चुनाव जीतने की बात हो, तीनों आंकड़े मेरे पास हैं, ध्यान से सुनिएगा। 1999 में जब वाजपेयी जी अपनी नुमाइंदगी लेकर आए थे तो 284 कैंडिडेट महिला खड़ा हुई थी, जो कि, और महिलाओं की जो वोटिंग थी वो 55.7% थी, 55.7% महिलाओं ने वोट किया, और 49 एमपीज जीत के आती हैं। 2004 की बात की जाए, जब यूपीए की सरकार बनती है, वाजपेयी जी दोबारा क्लेम करने आते हैं, उस 2004 के चुनावों में कुल 355 महिला उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरती हैं 543 लोकसभा सीटों के लिए, और 355 में से 45 एमपीज जीत भी जाती हैं। वोटिंग की बात की जाए तो 53.3% वोट महिला करती है, महिला वोटर्स वोट करने आती हैं। 2009 में यूपीए की सरकार है, मनमोहन सिंह दोबारा अपने सरकार के लिए वोट मांगने आए हैं, तब 556 कैंडिडेट खड़े होती है महिला, 556, उनमें से 59 जीतती हैं, सांसद बन जाती हैं। और महिलाओं की जो वोटिंग थी वो 55.8%, 55.8% महिला वोट करती हैं। वोटिंग परसेंटेज महिलाओं का लगभग बढ़ता जा रहा है, 55, 53, 56, 58 तक आया। अब 2014 जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट कर दिया, तब की क्या स्थिति हुई। 2014 में 668 महिला प्रत्याशी उतरती हैं चुनावों में, 668 में से 61 जीत जाती हैं, ज्यादातर भाजपा की हैं, और महिलाओं का जो वोटिंग परसेंटेज था वो 65.6% था। 2019 नरेंद्र मोदी फिर से चुनावी मैदान में हैं और फिर वो अपनी सरकार बनाने की कवायद कर रहे हैं। तो 2019 के चुनावों में 716 सबसे अधिक महिला उम्मीदवार उतरती हैं, 78 जीत जाती हैं चुनावों में, जो कि सबसे बड़ी संख्या थी महिलाओं की, जो कि, और वोटिंग परसेंटेज की बात की जाए, यानी कितनी महिलाओं ने वोट करा, तो वो 66.9% था, जो कि पुरुषों के वोटिंग परसेंटेज के बिल्कुल बराबरी पे था। यानी 17 साल की 17वीं लोकसभा में वो स्थिति आई जब पुरुष और महिला जो वोटर्स थे उनकी संख्या बराबरी पे आई, वरना अमूमन ये गैप 3%, 5%, 8%, जितना पुराने जाते जाएंगे करीब 8 से 10% का गैप रहा महिला वोटर्स के बीच में और पुरुष वोटर्स के बीच में। तो कुल मिलाकर परिस्थिति ऐसी बन गई आज की डेट में, महिलाओं के अंदर जागरूकता आई है, महिलाओं के अंदर अपने अधिकारों को लेकर लड़ने की एक जज्बा आया है, और ज्यादातर राजनीतिक पार्टियों का आप देखते होंगे वो महिलाओं को लेकर बहुत बड़ी बड़ी स्कीम्स की घोषणा भी करती हैं, चाहे वो नरेंद्र मोदी की सरकार हो या फिर कांग्रेस की तमाम सरकारें जहां बनी रिसेंट पास्ट में, या फिर अगर आप आम आदमी की बात करें या समाजवादी की बात करें। इसीलिए जो राजनीतिक पार्टियां आज से 2010 में विरोध कर रही थी इस बिल का, वो आज भी कह रही हैं कि SC/ST का कोटा तो ठीक है, OBC को भी देना चाहिए, पर वो ये नहीं कह रही कि हम इस बिल को रोकेंगे। तो अमूमन ये माना जा रहा है कि महिला आरक्षण का बिल पास हो जाएगा, पर लागू होते होते अभी 5 से 7 साल का वक्त और लग सकता है। महिला आरक्षण बिल लागू होते होते 5 से 7 साल का वक्त और लग सकता है, और इस पर जो विपक्षी पार्टियां हैं वो सवाल उठा रही हैं कि क्यों नहीं इसे 2024 तक लागू कर दिया जाए, जिसके लिए सेंसस और डिलिमिटेशन की बात कही जा रही है कि वो होगा, उसके बाद ही हो सकता है महिला आरक्षण बिल। कई पार्टियां महिला आरक्षण पर अपना रुख नरम कर रही हैं, जैसे कि RJD और सपा, लेकिन कोटा के अंदर कोटा, इसकी मांग उन्होंने बनाए रखी है, यानी OBC आरक्षण की। उनका कहना है कि इस बिल से सिर्फ अगड़े वर्ग की महिलाओं का फायदा होगा, बता रहे हैं राजीव रंजन। लोकसभा में महिलाओं के 33% आरक्षण के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम यानी महिला आरक्षण विधेयक पेश कर दिया है। उम्मीद है
संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में यह बिल आसानी से पास हो पाएगा। कोई भी दल खुल के इसका विरोध नहीं कर रहा है। हालांकि पहले जो सामाजिक न्याय और समाजवादी विचारधारा से जुड़ी हुई पार्टियां थीं, विरोध कर रही थी, वह भी विरोध कर रही है, लेकिन अब उनके रुख में लचीलापन है। 2008 में जब यूपीए के शासनकाल में यह बिल पेश हुआ था तो राजद और समाजवादी पार्टी जैसी दलों ने इसका विरोध किया था। उनका ये कहना था कि इस बिल में पिछड़ी जाति की जो महिलाएं हैं उनके लिए कोई कोटा की व्यवस्था नहीं है, और अगर यह बिल इसी स्वरूप में पास हो जाता है तो ऊंची जाति के महिलाओं को इसका फायदा होगा। उस समय जो समाजवादी विचारधारा से जुड़े हुए बड़े नेता थे, चाहे मुलायम सिंह यादव की बात करें या फिर शरद यादव की, उन्होंने खुल के इसका विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि ये 33% महिलाओं के आरक्षण की जो बात हो रही है, ये जो यूपीए के शासनकाल में बिल जो उस समय आया है, यह पिछड़ी जाति को महिलाओं के हक में नहीं है, उनका विकास नहीं हो पाएगा, राजनीति में उनकी भागीदारी ढंग से सुनिश्चित नहीं हो पाएगी। मौजूदा जो बिल पेश किया गया है उसमें भी यही पेच फंसा हुआ है। यह पार्टियां चाहे सपा की बात करें चाहे राजद की बात करें, इन पार्टियों का भी यही मानना है कि इसमें एससी और एसटी की महिलाओं का प्रावधान तो है, उनको कोटा तो दिया जा रहा है, लेकिन पिछड़ी जातियों की जो महिलाएं हैं उनके लिए कोई अलग से कोटा की व्यवस्था नहीं है। और जब तक उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं होगी 33% में, यानी कोटा के अंदर अगर कोटा नहीं होगा तो पिछड़ी जाति के महिलाओं का विकास नहीं हो सकता है, राजनीति में भागीदारी उनकी सुनिश्चित नहीं हो सकती है, नीतियों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित नहीं हो सकती है। उसके बावजूद इन दलों का ये कहना है कि हम इसका विरोध नहीं करेंगे, इस बिल का विरोध नहीं करेंगे, लेकिन हमारी लड़ाई जो है जारी रहेगी पिछड़ी जाति की महिलाओं के लिए। और सरकार अगर सही मायनों में चाहती है कि महिलाओं का विकास हो, 33% जो आरक्षण की बात कर रही है, वह विकास तभी हो पाएगा जब उस कोटे में 33% महिलाओं को आरक्षण मिले। उसके बावजूद अगर सरकार न भी देती है तो ये जितनी पार्टियां हैं जो सामाजिक न्याय और समाजवादी विचारधारा से जुड़ी हुई है, वो खुल के विरोध में नहीं आएगी। डीएमके जैसे पार्टियों की बात करें, उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि पिछड़ी जाति के महिलाओं के लिए व्यवस्था हो, कुछ कोटा की व्यवस्था हो। उसके बावजूद अगर सरकार नहीं करती है, उसके बावजूद हम इसका समर्थन करेंगे। और यही बात राजद और सपा जैसे दल भी कर रहे हैं। सरकार अगर ना भी करती है तो इनका ये मानना है कि हमारे आगे की राजनीति के लिए भी रास्ता खुला रहेगा और हम पिछड़ी जाति के महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। इन दलों का यह भी कहना है कि सरकार जो ये फिलहाल बिल लेकर आई है वो चुनाव की वजह से लेकर आई है। पहले सरकार क्यों नहीं बिल लेकर आई, और यह जो महिलाओं के लिए जब बिल लेके आए हैं, यह बिल कब लागू होगा, कब महिलाओं को उनका हक मिलेगा। तो जो जानकार ये बता रहे हैं कि 2026 तक तो कुछ बदलाव नहीं हो सकता है, यानी कोई संविधान में संशोधन नहीं हो सकता है। पहले उससे पहले जो है जनसंख्या होगा, यानी जनगणना होगा, फिर परिसीमन होगा, फिर उसके बाद जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद 33% महिलाओं को जो है आरक्षण दिया जाएगा राजनीति में, चाहे लोकसभा की बात करें चाहे विधानसभा की बात करें। लेकिन ये जो पार्टियां हैं जो सामाजिक न्याय और समाजवादी विचारधारा से जुड़ी हुई पार्टियां हैं, चाहे सपा की बात करें चाहे राजद की बात करें, डीएमके की बात करें, इनका ये कहना है कि अच्छा होता सरकार की अगर नीयत सही है तो इस 33% जो आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, इसमें पिछड़ी जाति के महिलाओं के लिए भी कोटा हो ताकि वो अभी आगे बढ़ पाएँ। नहीं तो ऐसा ना हो कि इसका फ़ायदा जो है ऊंची जाति के महिलाओं को, यानी स्वर्ण जाति के महिलाओं को ज़्यादा हो। तो इस वक्त एक ब्रेक ले रहे हैं हम। इस पर संसद में बहस चल रही है, कुछ ही देर में बहस खत्म होगी लगभग 6 बजे, लेकिन एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद एक दूसरी खबर पे नजर। आकाशा एयर पे एक बड़ा संकट, क्यों नौकरी छोड़ रहे हैं पायलट। लो फेयर एयरलाइंस क्या संकट में हैं और ये संकट क्यों हो रहा है, ये बात एक बार फिर हम आज इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आकाशा एयर में संकट का काल है। ये सवाल है क्योंकि 43 पायलटों ने अचानक इस्तीफा दे दिया है। आकाशा एयरलाइन के 43 पायलटों ने अचानक इस्तीफा दिया है बिना किसी नोटिस के।
40 से ज्यादा पायलटों ने अपना पद छोड़ा है, इस्तीफा दे दिया है, ऐसी रिपोर्ट है। जबकि 6 महीने का नोटिस पीरियड जो है वो अनिवार्य है। उड्डयन क्षेत्र में वरिष्ठ पायलटों की किल्लत है, ऐसा जानकार बताते हैं, और उड्डयन क्षेत्र में और भी ज्यादा प्रशिक्षित पायलट चाहिए। तो इसकी वजह से अब ये जो 40 पायलटों ने इस्तीफा दिया है, आकाशा एयर में क्या एक संकट खड़ा हो गया है। हमने आकाशा एयरलाइन के सीईओ से इस पर बात करने की कोशिश की और उनके दफ्तर ने ये स्टेटमेंट, ये बयान जारी किया है जो हमें ईमेल के जरिए भेजा गया, जिसे हम आपको इस ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। आकाशा एयर का बयान ये है। उनका कहना है कि 16 रूट पर हमारी उड़ानें जारी हैं। 14 सितंबर तक 50 लाख से ज्यादा यात्रियों की सेवा की है। एक टिकाऊ और भरोसेमंद एयरलाइन बनने की दिशा में काम हो रहा है। इस साल के अंत तक 100 से ज्यादा विमान ऑर्डर करेंगे। पिछले हफ्ते हमारी संचालन शक्ति को मौका ने भी माना। एयर ट्रैवल इकोसिस्टम में प्रक्रिया और अनुशासन जरूरी है। इस इकोसिस्टम में प्रशिक्षित अनुभवी कर्मचारियों की जरूरत है। ये इंडस्ट्री दशकों से पायलटों की कमी का सामना कर रही है। हम किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। अचानक पैदा होने वाले हालात से निपटने की रणनीति तैयार है। हमारे पास पायलटों की नियुक्ति से जुड़ा 10 साल का प्लान है। हमारे पास काफी पायलट हैं जिनकी ट्रेनिंग चल रही है। 30 से ज्यादा विमानों को उड़ाने लायक पायलट हमारे पास मौजूद हैं। तो यह है आकाशा एयर की तरफ से जारी किया गया बयान। लेकिन ये सवाल बार बार उठ रहा है कि जो लो फेयर एयरलाइंस हैं, क्या वो संकट के दौर से गुजर रही हैं? क्यों एयरलाइंस बंद हो रही हैं? जबकि एक तरफ जो हवाई जहाज से सफर करने वाले यात्री हैं, उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं किंगफिशर एयरलाइंस के पूर्व एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और एविएशन एक्सपर्ट परवेज दमानिया। परवेज दमानिया जी, ये क्या वजह आपको लगती है कि एक और लो कॉस्ट एयरलाइन जो है वो एक मुश्किल वक्त से गुजर रही है? इसका कारण ये है कि देखिए, इंडिया में प्लेन्स तो बहुत फास्ट जल्दी आ रहे हैं। एविएशन इंडस्ट्री भी बहुत फास्ट ग्रो हो रही है, वो अच्छी बात है। एंड वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग एविएशन इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड, अच्छी बात है। पैसेंजर्स का भी रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, पैसेंजर का भी सपोर्ट एयरलाइंस के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन जो स्पीड से प्लेन्स आ रहे हैं, वो स्पीड से हमारे पास इनफ कमांडर्स नहीं है। और ये कमांडर का शॉर्टेज बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है, क्योंकि आप प्लेन ले आ सकते, आप अच्छा खाना दे सकते, अच्छा सर्विस दे सकते, अच्छा टाइम पे जा सकते, लेकिन जो कमांडर चाहिए, जो उसको एक्सपीरियंस चाहिए, जो डीजी से उसको क्लियर करना चाहिए, वो आपके पास नहीं है, तो आपका प्लेन उड़ नहीं सकता है। इसीलिए ये प्रॉब्लम सीरियस है। मुझे लगता है एयरलाइंस ने प्लेन्स बाय करने के पहले, इंडक्ट करने के पहले थोड़ा प्लानिंग करना चाहिए कि कितने कमांडर्स है, कितने कमांडर्स अवेलेबल है, कितने सीनियर को पायलट्स, कितने सीनियर को पायलट लाइन पे आएंगे कमांडर बनने के लिए। इसीलिए मुझे लगता है ये प्लानिंग हुआ नहीं है। और आकाशा मैंने फ्लाई नहीं किया, लेकिन आकाशा भी अच्छा एयरलाइन है, अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन अभी इंटरनल स्टोरी क्या है, ये लोग क्यों आकाशा छोड़ के दूसरे एयरलाइन में गए, ये मुझे मालूम नहीं। मैंने पढ़ा कि दे मूव टू कोर्ट एंड हैव स्टार्टेड लीगल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द पायलट्स। लेकिन मुझे लगता है इससे कोई हेल्प नहीं होगा। You need pilots that are mentally comfortable, happy to fly the plane and psychologically prepared. उन पे केस कचहरी करके कोर्ट में ले जाके, it's not going to create a positive atmosphere and positive ambience for the airline. जी जी, परवेज आप सही कह रहे हैं कि इससे एक माहौल खराब होगा, कोई पॉजिटिव एटमॉस्फेयर नहीं होगा। संकट बड़ा ये है कि जितनी एयरलाइंस आ रही हैं उस हिसाब से हमारे पास पायलट्स नहीं हैं। लेकिन ये जो एक मैंडेटरी ट्रेनिंग पीरियड है उसके पहले छोड़ रहे हैं, बिना नोटिस के छोड़ रहे हैं, इसलिए आकाशा एयर जो है वो कोर्ट गई है। और कोर्ट में साथ साथ डीजीसीए के साथ मिलकर वो दिल्ली हाई कोर्ट से भी इसमें दखल देने की बात कर रही है। बॉम्बे हाई कोर्ट भी गई है। जो उन्होंने क्या कोर्ट में कहा है उसको भी हम आपको ग्राफिक के जरिए दिखा रहे हैं। सवाल ये है कि इस क्राइसिस को किस तरह से हैंडल किया जाए
और ये जो क्राइसिस ये है कि हमें और ज्यादा प्रशिक्षित पायलट्स चाहिए, इसके लिए क्या किया जाए? देखिए, ये लो कॉस्ट एयरलाइन और फुल सर्विस एयरलाइन में एज फार एज पायलट्स आर कंसर्न उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लो कॉस्ट ऑफ फ्लाइंग द सेम प्लेन, द फुल सर्विस एयरलाइंस आल्सो फ्लाइंग द सेम प्लेन। और पगार में भी कुछ फर्क नहीं है कि भाई लो कॉस्ट में कम पैसा मिलेगा और फुल सर्विस में ज्यादा पैसा मिलेगा। मार्केट पीपल आर पेइंग ऑलमोस्ट द सेम इन इंडिया। और अभी हमारे जो इंडिया की सैलरी है वो फॉरेन एयरलाइंस के बराबर हो गए, या मुझे तो लगता है कहीं फॉरेन एयरलाइंस से शायद हम इंडिया में ज्यादा भी देते रहेंगे पैसा। अच्छा है, लेकिन फ्यूचर के लिए सिस्टमेटिक बेटर ट्रेनिंग फैसिलिटीज होना चाहिए, बेटर ट्रेनिंग होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि इंडिया में देयर वर नेवर वेरी गुड ट्रेनिंग फैसिलिटी। अभी एक कंपनी मैंने स्टडी की, वो अच्छा ट्रेनिंग फैसिलिटी कर रहे हैं, और रेडबर्ड फ्लाइंग स्कूल 7 फ्लाइंग स्कूल डाले हैं, फॉरेन एयरक्राफ्ट लाए, ब्रांड न्यू एयरक्राफ्ट लाए, उनका फॉरेन सिमुलेटर में भी ट्रेनिंग चालू है। तो उसके वजह से मुझे लगता है मोर फ्लाइंग स्कूल लाइक रेडबर्ड फ्लाइट स्कूल जैसे प्रोजेक्ट्स आएंगे इंडिया में, बेटर ट्रेनिंग होगा, बेटर सिमुलेटर फैसिलिटी होगा, तो ये धीरे धीरे प्रॉब्लम सॉल्व होगा। लेकिन अगर कोई सोचे कि आज ट्रेनिंग स्कूल चालू हो कल प्रॉब्लम सॉल्व होगा, ये होने वाला नहीं है। वील हैव टू गो थ्रू द मोशन एंड ओवर अ पीरियड ऑफ फ्यू इयर्स ये मार्केट स्टेबलाइज हो जाएगा एंड अवेलेबिलिटी ऑफ पायलट्स वुड बी कंफर्टेबल। अवेलेबिलिटी ऑफ पायलट्स जो है वो बढ़ेगी कुछ सालों में, लेकिन समय लगेगा। लेकिन ऐसे में जो हायरिंग है पायलट्स की, जिनको क्लियरेंस, लाइसेंस, ये तमाम चीजें मिलती हैं, गवर्नमेंट को आप क्या संदेश देना चाहेंगे बतौर एक एविएशन एक्सपर्ट की जो इंडस्ट्री को अच्छी तरह से जानता है? नहीं, मुझे लगता है गवर्नमेंट का फुल 100% सपोर्ट है एविएशन इंडस्ट्री को। अगर गवर्नमेंट का 100% सपोर्ट नहीं रहता तो ये एविएशन इंडस्ट्री का ये ग्रोथ रहता नहीं। We must congratulate the BJP and the Modi government for doing exceptional work for the aviation industry. और ये टाइप ऑफ ग्रोथ इंडिया ने कभी देखा नहीं है। तो मुझे लगता है गवर्नमेंट तो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन मैं यही चाहता हूं कि एयरलाइन शुड प्लान बेटर, कंसिडर, कैलकुलेट कितने पायलट लगेंगे, कहां से आएंगे, इंडिया में पॉसिबल है या नहीं है, या फॉरेन कंपनी से टाइप करके फॉरेन से लाने चाहिए। ये थोड़ा प्लानिंग बेटर होना चाहिए, एंड आई थिंक दिस इज इट। अदरवाइज एज फार एज द government is concerned, I don't think the government has left any stone unturned to support the aviation industry. तो सरकार पूरी तरह से एविएशन इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रही है। परवेज दमानिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके समय के लिए। एविएशन इंडस्ट्री के जानकार रहे हैं आप, किंगफिशर के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहे हैं पहले। अब ये समस्या है कि सरकार की तरफ से सपोर्ट है, लेकिन इसमें समय लगेगा प्रशिक्षित पायलटों के आने में। और इस बीच आकाशा एयर जो है वो अदालत पहुंची है, नौकरी छोड़ने वाले पायलटों के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट गई है और पायलटों के इस्तीफे पर स्टे की मांग की है। साथ ही डीजीसीए के साथ मिलकर वो दिल्ली हाईकोर्ट से भी इसमें इंटरवेंशन की मांग कर रही है।